हेलो वीवर्स, नोटबुक आईएएस के करंट अफेयर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए नज़र डालते हैं आज के पहले प्रश्न में। हाल में चर्चा में रहा वैगनर समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक अर्ध सरकारी समूह है जो विभिन्न सैन्य गतिविधियों में भाग लेता है। दूसरा है, यह समूह राष्ट्र हित के लिए सैन्य सहायता उपलब्ध कराता है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है अथवा हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। यह एक रूसी अर्धसैनिक संगठन है। इसे विभिन्न रूप से एक निजी सैन्य कंपनी यानी पीएमसी, भाड़े के सैनिकों का एक नेटवर्क या रूसी राष्ट्रपति की एक वास्तविक निजी सेना के रूप में वर्णित किया गया है। यह आधिकारिक तौर पर समूह मौजूद नहीं है, जबकि वैगनर समूह स्वयं वैचारिक रूप से संचालित नहीं है। वैगनर के विभिन्न तत्वों को नौ नाजियों और दूर दराज के चरमपंथियों से जोड़ा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नज़र डालते हैं आज के दूसरे प्रश्न में। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपके ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, विश्व आर्थिक मंच या विद्युत मंत्रालय। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया, इसलिए विकल्प सी सही है। भारत एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2023 में 67वें स्थान पर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत ETI के न्याय संगत, सुरक्षित और टिकाऊ आयामों में ऊर्जा परिवर्तन की गति में तेजी लाने वाली एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है। ETI 2023 में 120 देशों की सूची में स्कोर 78.5 के साथ स्वीडन शीर्ष स्थान पर रहा। इसके बाद डेनमार्क 76.1 और नॉर्वे 73.7 क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नज़र डालते हैं आज के तीसरे प्रश्न में। क्रेडिट सूचकांक कंपनियों यानी CIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CIC कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियां हैं। CIC केवल कंपनियों के सार्वजनिक डेटा, क्रेडिट लेन देन और भुगतान इतिहास एकत्र करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान दोनों ऋण या क्रेडिट कार्ड देने से पहले CIC की रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं। आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही हैं अथवा हैं। ठीक है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्रेडिट सूचना कंपनी का अर्थ कंपनी अधिनियम 1956 के तहत गठित और पंजीकृत कंपनी है। CIC को अन्यथा क्रेडिट सूचना ब्यूरो कहा जाता है, जिसमें वित्तीय प्रणाली में सभी लेनदारों और उधारकर्ताओं के बारे में विवरण होता है। अतः कथन एक सही है। CIC उधारकर्ताओं यानी व्यक्तियों, कॉरपोरेट, SMEs सहित की क्रेडिट जानकारी बनाए रखता है, जिसे बैंकों और ऋण देने वालों संस्थाओं द्वारा एक्सेस किया जाता है। CIC व्यक्तियों और कंपनियों दोनों के सार्वजनिक डेटा, क्रेडिट लेन देन और भुगतान इतिहास एकत्र करते हैं। अतः कथन दो सही नहीं है। बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान दोनों ही ऋण या क्रेडिट कार्ड देने से पहले CEC की रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं। बैंकों के विपरीत लोगों की CIC के डेटाबेस तक सीधी पहुंच नहीं है। वे उधारकर्ताओं को 300 से 900 के पैमाने पर रेटिंग देते हैं, जिसमें 900 उच्चतम रेटिंग है। कंपनियों को अक्सर जानकारी को अद्यतन करने की आवश्यकता होती है, ताकि डिफ़ॉल्ट खिलाड़ी यदि बाद में पुनर्भुगतान करना है तो उसके पैमाने को तदनुसार बढ़ाया जाना चाहिए। बैंक और वित्त कंपनियां आमतौर पर क्रेडिट ब्यूरो द्वारा दी गई रेटिंग पर निर्णय लेती हैं। अतः कथन 3 सही है। चलिए नज़र डालते हैं आज के चौथे प्रश्न पर। विश्व दूरसंचार दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रत्येक वर्ष 3 जुलाई को मनाया जाता है। दूसरा है, वर्ष 2023 के लिए इसकी थीम सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सबसे कम विकसित देशों को सशक्त बनाना है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है अथवा हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। विश्व दूरसंचार दिवस ITU 1969 से 17 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसी दिन 17 मई को 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ है, जब पेरिस में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए विकल्प एक सही है।
वर्ष 2023 के लिए इसकी थीम सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सबसे कम विकसित देशों को सशक्त बनाना रखी गई है, इसलिए विकल्प 2 सही नहीं है। चलिए नज़र डालते हैं आज के 5वें प्रश्न पर। ग्रेडफ्लेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति में और अधिक वृद्धि होती है। दूसरा है, यह उपभोग में कटौती कर जीवन स्तर को कम करता है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है अथवा हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ग्रेडफ्लेशन की स्थिति का सामान्य अर्थ निगमों द्वारा लालच प्रेरित मुद्रास्फीति में हुई वृद्धि से है। वेतन मूल्य सर्पिल के स्थान पर यह एक लाभ मूल्य चक्र है, जहां कंपनियां अपनी बढ़ी हुई लागत को प्राप्त करने और साथ ही लाभ मार्जिन को अधिकतम करते हुए कीमतों में अत्यधिक वृद्धि कर मुद्रास्फीति का लाभ उठाती हैं। ये मुद्रास्फीति की स्थिति में और अधिक वृद्धि करती हैं, इसलिए कथन एक सही है। ग्रेडफ्लेशन कम आय और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों पर असमान रूप से प्रभाव डालती है। यह उपभोग में कटौती कर जीवन स्तर को कम करता है, जबकि यह अधिक आय और उच्च वर्ग के व्यक्तियों को उनकी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि करके आय असमानता को बढ़ाते हुए लाभ पहुंचाता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। चलिए नज़र डालते हैं आपके 6वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी CPI तब होती है जब मजदूरी और कच्चे मालों की लागत में वृद्धि के कारण कुल कीमतें बढ़ जाती हैं। दूसरा है, उत्पादन की उच्चतर कीमतें अर्थव्यवस्था में समग्र आपूर्ति यानी कुल उत्पादन की मात्रा घटा सकती हैं। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है अथवा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। उत्पादन की उच्चतर कीमतें अर्थव्यवस्था में समग्र आपूर्ति यानी कुल उत्पादन की मात्रा घटा सकती हैं, क्योंकि वस्तुओं की मांग परिवर्तित नहीं हुई है। उत्पादन से बड़ी कीमतें उपभोक्ताओं को चुकानी पड़ती हैं, जिससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पैदा होती है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का सामान्य कारण उत्पादन की लागत में वृद्धि के साथ आरंभ होता है, जो अपेक्षित भी हो सकती है और अनपेक्षित भी। उदाहरण के लिए, उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे मालों या इन्वेंटरी की कीमत बढ़ सकती है, जिससे लागत में वृद्धि हो सकती है, इसलिए विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए नज़र डालते हैं आज के 7वें प्रश्न पर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। DPI डिजिटल पहचान, भुगतान अवसंरचना और डेटा विनिमय समाधान जैसे ब्लॉक या प्लेटफॉर्म को संदर्भित नहीं करता है। दूसरा है, भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में DPI विशेष महत्व रखता है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है अथवा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। DPI डिजिटल पहचान, भुगतान अवसंरचना और डेटा विनिमय समाधान जैसे ब्लॉक या प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है, जो देशों को अपने लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने, नागरिकों को सशक्त बनाने और डिजिटल समावेशन को सक्षम करके जीवन में सुधार करने में मदद करता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में DPI की भूमिका, चलिए देखते हैं। स्वतंत्र प्रबंधक संस्थान के रूप में स्वतंत्र DPI संस्थानों के माध्यम से बहुदलीय शासन प्रक्रिया एक इकाई या समूह द्वारा नियंत्रित होने के बजाय हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रति जवाबदेह होगी। यह DPI में विश्वास और भरोसा उत्पन्न कर सकता है। दूसरा, वैश्विक मानक। भारत के नेतृत्व में बहुपक्षीय संवाद के माध्यम से वैश्विक मानकों को विकसित करने की आवश्यकता है। यदि विकसित देशों के मानदंडों को उभरती अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में आरोपित किया गया तो छोटे देश प्रमुख प्रौद्योगिकी अभिकर्ताओं पर निर्भर हो जाएंगे। तीसरा है, स्थायी वित्त पोषण मॉडल। विश्व के लिए DPI विकसित करने हेतु स्थायी वित्त पोषण मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है, अतः कथन 2 सही है। चलिए नज़र डालते हैं आज के 8वें प्रश्न पर। निर्भया फंड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निर्भया फंड योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी WCD द्वारा संचालित योजना है। यह उन मामलों में पीड़ितों को चिकित्सा, वित्तीय और बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करता है जहां यौन उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप गर्भधारण होता है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है अथवा हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। निर्भया फंड योजना WCD द्वारा संचालित योजना है, अतः कथन एक सही है।
नाबालिग बलात्कार पीड़ितों के आघात को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने उन मामलों में पीड़ितों को चिकित्सा, वित्तीय और बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है जहां यौन उत्पीड़न के परिणामस्वरूप गर्भधारण होता है। इसलिए कथन 2 भी सही है। चलिए नज़र डालते हैं आज के 9वें प्रश्न पर। हूल दिवस के संदर्भ में कौन सा अथवा कौन से कथन सही है अथवा हैं? इसे संथाल विद्रोह दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत 1874 में हुई थी। तीसरा है यह विद्रोह ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध पहला स्वतंत्रता संघर्ष था। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है। केवल 1, केवल 2, सभी 3, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। हूल दिवस को संथाल विद्रोह दिवस के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए विकल्प 1 सही है। इस विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1855 में जुलाई के आरंभिक सप्ताह में हुई थी, इसलिए विकल्प 2 गलत है। यह विद्रोह ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध 1857 से पूर्व पहला स्वतंत्रता संघर्ष था, इसलिए कथन 3 सही है। चलिए नज़र डालते हैं आज के आखिरी प्रश्न में। हाल के वर्षों में चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए साइलोसाइबिन का उपयोग करने में रुचि बढ़ रही है, विशेष रूप से अवसाद और चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के उपचार में। यह किस में पाया जाता है? कॉफ़ी, अफीम, जादुई मशरूम या तंबाकू? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। हाल के वर्षों में चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए साइलोसाइबिन का उपयोग करने में रुचि बढ़ रही है, विशेष रूप से अवसाद और चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के उपचार में। साइलोसाइबिन एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला साइकेडेलिक यौगिक है जो मशरूम की कुछ प्रजातियों में पाया जाता है, जिसे आमतौर पर मैजिक मशरूम या शरूम्स के रूप में जाना जाता है। यह हेलुसिनोजेन या साइकेडेलिक्स नामक दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है।